जय हिंद दोस्तों, MPPSC 2.0 में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं MPPSC प्री 2020-21 के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसके अंतर्गत आज हम लोग बात करेंगे यूनिट 10 की यानी इकाई 10 की, जिसके अंतर्गत राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक संवैधानिक एवं सांविधिक संस्थाओं की बात की गई है। और आज हम लोग बात करेंगे मुख्य रूप से भारत निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग एवं नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से संबंधित प्रश्न। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अब तक 356 क्वेश्चन डिस्कस किए जा चुके हैं जो MPPSC प्री 2020-21 के लिए महत्वपूर्ण है। आप प्लेलिस्ट में जाकर उन्हें देख सकते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इसके साथ साथ अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। 357वां क्वेश्चन है ये, स्टार्ट करते हैं, जो कि आयोगों से संबंधित है। प्रादेशिक आयुक्तों की नियुक्ति किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? तो आपका उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 324(4), जो कि राष्ट्रपति द्वारा निर्वाचन आयोग की सलाह पर प्रादेशिक आयुक्तों की नियुक्ति की जाती है। भारत का जो निर्वाचन आयोग है वो संविधान के भाग 15 अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक निर्वाचन आयोग एवं निर्वाचन आयोग से संबंधित जो भी प्रावधान है उनका वर्णन करता है। तो इस बात का आप ध्यान रखें। अगला प्रश्न देखते हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त व अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति किसके द्वारा विधि बनाकर की जाती है? तो विधि का ध्यान रखें, कौन बनाता है? तो संसद विधि बनाती है और राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति की जाती है। तो इस बात का ध्यान रखें। अगला प्रश्न देखते हैं। निर्वाचन आयोग की नोडल एजेंसी के रूप में कौन सा मंत्रालय कार्य करता है? तो मंत्रालय की जब भी बात आएगी तो वो मंत्रालय होगा विधि एवं न्याय मंत्रालय। कौन सा मंत्रालय होगा? विधि एवं न्याय मंत्रालय। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 का संबंध किस अनुच्छेद से है? तो आपका हो जाएगा अनुच्छेद 327। कौन सा अनुच्छेद हो जाएगा? 327। और संसद द्वारा यह पारित किया गया था। अगला प्रश्न देखें तो संसद एवं राज्य विधानमंडल के चुनाव संबंधी विषयों में न्यायालय के हस्तक्षेप पर रोक संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लगाई गई है? तो आप देखेंगे अनुच्छेद 329 है, उसके तहत क्या किया गया है? जो भी चुनाव संबंधी विषय है न्यायालय के हस्तक्षेप पर रोक उसमें लगाई गई है। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखें, अनुच्छेद 329। अगला प्रश्न देखें तो लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं के चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर संपन्न होंगे। यह किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? तो जब भी आपको वयस्क मताधिकार की बात आएगी तो आपको एक अनुच्छेद याद रखना है, वह है 326, आर्टिकल 326 आपको याद रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखें। चुनाव की अधिसूचना केंद्र एवं राज्यों को क्रमशः कौन जारी करता है? तो केंद्र में राष्ट्रपति जी करते हैं और राज्य में राज्यपाल जी करते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखें तो वोट देने का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? तो आपका उत्तर हो जाएगा वैधानिक अधिकार है। अगला प्रश्न देखें तो सर्वप्रथम ईवीएम का प्रयोग किस राज्य में किया गया? तो राज्य की बात करें तो केरल में किया गया। किस विधानसभा में किया गया? तो पारूर विधानसभा थी। कब किया गया? तो मई 1982 में किया गया। और मध्य प्रदेश की यदि बात करें तो 1998 में 1998 में ईवीएम का प्रयोग किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखें। वीवीपैट की बात करें, जो एक पर्ची मशीन होती है, इसका निर्माण किस कंपनी द्वारा किया गया? तो यह एक संयुक्त प्रयास था 2013 में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड एवं इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड के द्वारा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। राज्य में फोटो युक्त मतदाता सूची तैयार कराने का दायित्व किसका होता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा जिला निर्वाचन अधिकारी। अब ये जिला निर्वाचन अधिकारी कौन होते हैं? तो जो कलेक्टर होते हैं अपने, वो जिला निर्वाचन अधिकारी होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। राज्य निर्वाचन आयोग नगरीय निकायों के निर्वाचन संचालन किस अनुच्छेद में करता है? तो नगरीय निकायों की जो निर्वाचन का जो संचालन होता है उसका प्रावधान अनुच्छेद 243 ZA में, अनुच्छेद 243 ZA में किया गया है। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखें। अगला प्रश्न देखें तो राज्य निर्वाचन आयोग के गठन का संबंध संविधान के किस संशोधन से है? ठीक है, यदि गठन की बात की जाएगी राज्य निर्वाचन आयोग की तो आपको संविधान संशोधन याद रखना है। कौन सा है वो? तो 73वां संविधान संशोधन 1992। ठीक है, कहीं कहीं आपको 93 भी लिखा मिलेगा। अगला प्रश्न देखें तो मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना कब की गई? तो 1 फरवरी 1994 को। कब की गई? 1 फरवरी 1994 को मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई।
अगला प्रश्न देखें तो देश में पहले निर्वाचन आयोग का गठन करने वाला राज्य कौन था? तो उत्तर आपका हो जाएगा मध्य प्रदेश। ठीक है। अगला प्रश्न देखें तो मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग का मुख्यालय भोपाल में तो है, पर किस पहाड़ी पर स्थित है ये आपको बताना है। तो आपका उत्तर हो जाएगा अरेरा की पहाड़ियाँ, भोपाल मध्य प्रदेश। ठीक है, ऐसे आपको याद रखना है। राज्य निर्वाचन आयुक्त के सहयोग हेतु किस सेवा के अधिकारी आयोग के सचिव होते हैं? ठीक है, जो आयोग के जो सचिव होते हैं वो किस सेवा से चुने जाते हैं, लिए जाते हैं? तो भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS से उनका चुनाव किया जाता है, वहाँ से लिए जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, 374 प्रश्न हो गया, ये 74वां है। राज्य निर्वाचन आयोग के संबंध में न्यायालयों द्वारा हस्तक्षेप पर रोक का प्रावधान संविधान का कौन सा अनुच्छेद करता है? ये राज्य निर्वाचन आयोग की बात हो रही है यहाँ पे, तो अनुच्छेद 243O, और इसमें ग्राम पंचायत की बात होगी, और अनुच्छेद 243ZA इसमें नगर पालिकाओं की बात होगी। तो न्यायालयों द्वारा हस्तक्षेप पर रोक, इन दोनों अनुच्छेदों में वर्णन किया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो मध्य प्रदेश निर्वाचन भवन का उद्घाटन कब किया गया? मध्य प्रदेश निर्वाचन भवन का उद्घाटन कब हुआ? तो आपका उत्तर हो जाएगा 1 नवंबर 1997 को। ठीक है, और किसके द्वारा किया गया था? तो मोहम्मद शफी कुरैशी जो कि राज्यपाल थे, उनके द्वारा किया गया था। इसके बाद शिलान्यास तो शंकर दयाल शर्मा जी द्वारा किया गया था, और शिलान्यास हुआ कब था? तो 12 जनवरी 1995 को शिलान्यास किया गया था मध्य प्रदेश निर्वाचन भवन का। अगला प्रश्न देखें तो किस कमीशन की सिफारिश पर लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई? तो वह कौन सा कमीशन था, कौन सा आयोग था? तो ली कमीशन की सिफारिश पर किया गया था 1926 में। और किस अधिनियम के तहत है ये भी आप याद रखें, तो अब भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत आपका इस कमीशन की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न देखें तो लोक सेवा आयोगों के सदस्यों एवं कर्मचारियों की जो सेवा शर्तें होती हैं उनके लिए जो नियम बनाने की शक्ति है किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो आपका उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 318। ठीक है, जो सेवा शर्तें हैं वो आपको याद रखनी है। लोक सेवा आयोगों के सदस्य हो गए चाहे कर्मचारी हैं, उनकी सेवा शर्तें किस में होंगी? तो अनुच्छेद 318 में आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखें तो भारतीय प्रशासनिक सेवा का जनक, भारतीय प्रशासनिक सेवा का जनक शब्दों पर ध्यान दें, और इसमें आगे देखेंगे सिविल सर्विसेज का। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेंगे भारतीय प्रशासनिक सेवा का जनक सरदार पटेल जी हो जाएंगे, वल्लभ भाई पटेल। और सिविल सर्विसेज का जनक यदि कहा जाए तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखें, एचिंसन आयोग, एचिंसन आयोग का संबंध है, तो एचिंसन आयोग का संबंध सिविल सेवा से है। और आयु निर्धारण की इसमें बात की गई थी, जो न्यूनतम आयु है उसकी इसमें बात की गई थी, तो आपको ये याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, सुमेलित करना है आपको। तो भारतीय वन सेवा को अखिल भारतीय सेवा कब बनाया गया? तो 1963 में बनाया गया, 1963 में बनाया गया। भारतीय प्रशासनिक सेवा की पहली बार परीक्षा कब कराई गई थी? तो 1947 में कराई गई थी। इसके बाद देखें तो लंदन एवं इलाहाबाद में एक साथ परीक्षा का आयोजन कब कराया गया था? तो 1922 में करवाया गया था। फिर देखते हैं भारतीय प्रशासनिक सेवा का पहला बैच, ये 1946 में पहला बैच बनाया गया था, जो कि सशस्त्र सेना के जो सशस्त्र बल थे अपने, उनके जो अधिकारी थे उनसे इनका चुनाव किया गया था। ठीक है, तो ये पहला बैच रहा है 1946 में। इस तरीके से ये सभी सुमेलित हैं, तो इस तरीके से आप ध्यान रख सकते हैं। अगला देखते हैं, यूपीएससी के कृत्यों का वर्णन किस अनुच्छेद में है? जो यूपीएससी जो कार्य करती है उनका वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो 320 में है। इसके बाद देखते हैं, यूपीएससी में अध्यक्ष के अलावा सदस्यों की संख्या कितनी होती है? वैसे तो संविधान में इसका कोई उल्लेख नहीं है, फिर भी 9 से 11 सदस्य आप ध्यान इसमें रख सकते हैं। संसद किस अनुच्छेद के तहत यूपीएससी के कार्यों को विस्तारित कर नवीन कार्यों को जोड़ सकता है? तो संसद कुछ यूपीएससी को कुछ नवीन कार्य, नए कार्य दे सकता है काम करने के लिए। तो आपने देखा होगा 320 में इनके कार्यों का वर्णन है, और 321 में उन्हीं को विस्तारित रूप में रखा गया है। ठीक है, तो अनुच्छेद 321। अगला प्रश्न देखें, तो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने किस वर्ष से परीक्षाओं का आयोजन प्रारंभ किया था? तो इसमें हो जाएगा आपका 1958 से। कब से? 1958 से परीक्षाओं का आयोजन प्रारंभ कर दिया था। अगला प्रश्न देखें, तो किस अधिनियम के तहत पहली बार राज्य स्तर पर लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया? अब यहाँ पे आपसे अधिनियम की बात हो रही है, किस अधिनियम के तहत?
क्या किया गया है, राज्य स्तर पर लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान। ठीक है, तो भारत शासन अधिनियम 1935, भारत शासन अधिनियम 1935 में पहली बार प्रावधान किया गया था लोक सेवा आयोग के गठन का। अगला प्रश्न देखें, तो राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों को पद से पद मुक्त कौन कर सकता है। तो आप देखेंगे नियुक्ति कौन देता है, तो राज्यपाल जी करते हैं, पर पद मुक्ति का जो अधिकार है वो किसके पास है, वो राष्ट्रपति जी के पास है, इसका ध्यान रखें। अगला देखते हैं, राज्य लोक सेवा आयोग में कार्यवाहक अध्यक्ष की नियुक्ति का अधिकार किसके पास है। तो जो कार्यवाहक जो अध्यक्ष होते हैं वो उसका जो नियुक्ति होगा, उनकी जो नियुक्ति होगी, कार्यवाहक जो अध्यक्ष होंगे वो अधिकार किसके पास होगा, राज्यपाल जी के पास होगा। और होंगे कौन वो, तो संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य हो सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको ध्यान रखें। अगला प्रश्न देखते हैं, आयोग के व्यय खर्चे वेतन पेंशन राज्य की संचित निधि पर भारित होंगे, पर यह किस अनुच्छेद में वर्णित है कि संचित निधि पे ही होंगे, राज्य की संचित निधि पे भारित होंगे। तो अनुच्छेद 322 को आपको याद रखना है। ठीक है, अनुच्छेद 322। अगला प्रश्न देखें, तो संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग का गठन किसके द्वारा किया गया। संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग का गठन किसके द्वारा किया गया, तो संसद के द्वारा किया गया था। और अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 315(2), अनुच्छेद 315(2) के तहत किया गया था। फिर देखते हैं, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण की 15 न्यायपीठों, ठीक है, 15 उच्च न्यायालय में। इसके अलावा देखें तो 2 कहाँ हैं ये आपको बताना है। 2 हो गई तो 17 हो गई टोटल, और 2 बताना है तो एक जयपुर में होगी और एक लखनऊ में। ठीक है, तो 2 आपको ये याद रखनी कहाँ है। इसके अलावा 15 उच्च न्यायालय में हो जाएंगी। ठीक है, उसके अलावा 2 हो जाएंगी जयपुर और लखनऊ में, तो टोटल 17 हो जाएंगी केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण। ठीक है, अगला देखते हैं, मध्य प्रदेश राज्य प्रशासनिक अधिकरण को किस वर्ष समाप्त कर दिया गया। तो 1 अप्रैल 2003 को समाप्त कर दिया गया, किसे, मध्य प्रदेश राज्य प्रशासनिक अधिकरण को। अगला प्रश्न देखते हैं, संयुक्त लोक सेवा आयोग का प्रावधान या उनका जो गठन था किस अधिनियम के द्वारा किया गया। तो आपका उत्तर हो जाएगा भारत शासन अधिनियम 1935। क्या हो जाएगा, भारत शासन अधिनियम 1935। अगला प्रश्न देखें, अब तक कुल कितने राज्यों में राज्य प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना हो चुकी है। तो उत्तर आपका हो जाएगा अब तक 9 हो चुकी थी, जिनमें से मध्य प्रदेश, तमिलनाडु एवं हिमाचल प्रदेश, इनमें क्या कर दिया गया है, हटा दिया गया है। 9 आपको याद रखना है मोटे तौर पे, और मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और हिमाचल प्रदेश इनको हटा दिया गया है। तो यदि अब वर्तमान में पूछे तो 6 हो जाएंगे, 3 हटा दिए गए हैं। अगला देखते हैं, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्य की आयु सीमा 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष किस संविधान संशोधन द्वारा की गई। तो आपका उत्तर हो जाएगा 41वां संविधान संशोधन 1976। कौन सा हो जाएगा, 41वां संविधान संशोधन 1976। 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई। ठीक है, अगला प्रश्न देखें, तो जो MPPSC है को राष्ट्रपति द्वारा किस दिनांक या वर्ष में अधिसूचित किया गया था। तो ये आपको ध्यान रखना है, 27 अक्टूबर 1956। क्या हो जाएगा, 27 अक्टूबर 1956। ठीक है, अगला प्रश्न देखें, अब कैग से संबंधित देखते हैं कुछ प्रश्न। तो कैग जो होते हैं, ठीक है, कैग का मतलब नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की बात हो रही है, इसीलिए शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया गया है ताकि आपको बड़ा ना याद रखना पड़े। तो कैग जो है, कैग का जो कार्यालय के एक अंग के रूप में लेखा परीक्षा बोर्ड, लेखा परीक्षा बोर्ड यानी ऑडिट बोर्ड जो है, उसकी स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो 1968 में क्या किया गया था, स्थापना किया गया था किसकी, लेखा परीक्षा बोर्ड की यानी ऑडिट बोर्ड की। ठीक है, एक अंग के रूप में किया गया था किसके, CAG के। अगला प्रश्न देखें, तो CAG के कर्तव्यों एवं शक्तियों का उपबंध किस अनुच्छेद में है। तो आपका उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 149। क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 149 में CAG के विषय में आपको बताया गया है। क्या होगा, इसमें शक्तियां जो होंगी उनके विषय में आपको जानकारी मिलेगी। फिर देखते हैं, CAG को लेखांकन के कार्यों से मुक्त किस वर्ष किया गया था। ठीक है, तो 1976 में इनको क्या कर दिया गया था, लेखांकन के कार्यों से मुक्त कर दिया गया था। ठीक है, और किस अधिनियम में संशोधन के द्वारा किया गया था। तो CAG अधिनियम 1971 में संशोधन किया गया था, उसके बाद ही इसको किया गया था। ठीक है,
अगला प्रश्न देखें तो सीएजी कार्यालय के व्यय जो होते हैं, वेतन, भत्ते, पेंशन, इनको भी मिला लें आप, तो भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं। पर यह प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है, तो आपको याद रखना है अनुच्छेद 148(6). कौन सा अनुच्छेद याद रखना है, अनुच्छेद 148(6) में ये आपको मिलेगा। ठीक है, इसके बाद देखते हैं सीएजी की सेवा शर्तों का निर्धारण कौन करता है। तो सीएजी की जो सेवा शर्तें हैं उनका निर्धारण संसद करता है। कौन करता है, संसद। अगला प्रश्न देखें तो मध्य प्रदेश महालेखाकार किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो भारत के जो सीएजी होते हैं उनके प्रति क्या होते हैं, ये उत्तरदायी होते हैं। अगला प्रश्न देखें, सुमेलित करना है आपको अनुच्छेद 150। अनुच्छेद 150 की यदि बात करें तो संघ एवं राज्यों के लेखाओं का प्रारूप इसमें आपको मिलेगा। ठीक है, संघ एवं राज्यों के लेखाओं का प्रारूप आपको अनुच्छेद 150 में मिलेगा। अनुच्छेद 151 में प्रतिवेदन की बात होगी, जो सीएजी प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे। फिर अनुच्छेद 149 में कार्य एवं शक्तियों की बात होगी सीएजी की। फिर देखेंगे अनुच्छेद 148, जिसमें सीएजी के गठन का प्रावधान किया गया है। तो इस तरीके से सीएजी से संबंधित कुछ अनुच्छेद हैं जो आपको याद रखने हैं और ये सभी सुमेलित हैं। अगला प्रश्न देखें तो सीएजी द्वारा सर्वप्रथम किसे लेखा संबंधी प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाता है। सर्वप्रथम किसे प्रस्तुत किया जाता है ये ध्यान रखें, तो लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को सबसे पहले प्रस्तुत किया जाता है। अगला प्रश्न देखें तो किस वर्ष जम्मू कश्मीर को सीएजी के क्षेत्राधिकार में शामिल किया गया था। तो 1958 में शामिल किया गया था। कब किया गया था, 1958 में इसे शामिल किया गया था। तो ये थे 405 प्रश्न अब तक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, जो कि यूनिट 10 से संबंधित हैं। आज हम लोगों ने भारत निर्वाचन आयोग देख लिया, राज्य निर्वाचन आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, इसके साथ साथ मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इससे संबंधित हमने प्रमुख जो प्रश्न बन रहे थे, ठीक प्रश्न थे, उनको आज हम लोगों ने देखा है। इसके अलावा आगे इसी तरीके से महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ आपके समक्ष आता रहूँगा। यदि आपको ये प्रश्न अच्छे लगे हों तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें, और आगे इसी तरीके से वीडियो देखने के लिए चैनल पे आएँ, और साथ साथ लोगों को भी ये बताएं कि इस चैनल में एमपीपीएससी प्री से संबंधित तैयारी कराई जा रही है। और यदि आपको मेन से संबंधित आपको वीडियोस देखने हैं तो आप एथिक्स, आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ पर आपको एथिक्स के लेक्चर मिल जाएंगे। इसके साथ साथ आपको उसमें जीआईएस, जीपीएस, ठीक है, इससे संबंधित आपको वीडियोस मिल जाएंगे, तो वो आप जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।